हेलो स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर की चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स की ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रत्येक कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना जरूरी है और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करता है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर वैधानिक अंकेक्षक कहा जाता है। साथ ही हमने देखा था कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ ही ये भी देखा था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ डिस्क्वालिफिकेशन उसमें आ जाती है किसी व्यक्ति में तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इससे आगे की देखते हैं। आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, कौन व्यक्ति ऑथोराइज हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे है कि 3 जने हो सकते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कंपनी के मेंबर भी हो सकते हैं और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। इससे आकर देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किन सिचुएशन में एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। मेंबर ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के मेंबर्स होते हैं। तो जो मेंबर ऑफ द कंपनी कब करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस सिचुएशन में और किन कंपनीज के लिए करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए कंपनी के संचालक, मेंबर हो गए कंपनी के सदस्य और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया भारतीय महालेखा नियंत्रक। इनके द्वारा किन किन सिचुएशन में ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जब कंपनी इनिशियली स्टार्ट की जाती है तो उसमें सबसे फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में और पहले वाले कंपनीज एक्ट में भी कुछ प्रोविजन ऐसे थे, उसमें बताया गया कि फर्स्ट ऑडिटर जो कंपनी का होगा वो किनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और जो बाद के ऑडिटर होंगे वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा। कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है या एनी अदर कंपनी भी हो सकती है, जिसे हम पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं। यहाँ हम प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, उस केस में क्या किया जाएगा। तो इस अब देखते हैं हम कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी की फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा और कब करेगा। अगर एनी अदर कंपनी की बात करते हैं जिसमें पब्लिक कंपनीज कवर होती हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड, वो जो बताया गया है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के प्रोविजन जो बताए गए हैं वो बताए गए सेक्शन 139 के सब सेक्शन 6 में। सेक्शन 139 का सब सेक्शन 6 क्या कहता है? एक कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी required to appoint the first auditor within 30 days of incorporation of a company। गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई अदर कोई कंपनी है तो उस कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 30 डेज में किया जाएगा और वो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या हो गया, जो कंपनी का पंजीयन होगा उसके होने के 30 दिनों के भीतर संचालक मंडल द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी होती है। तो द कंपनी अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। तो बोर्ड रिजोल्यूशन कौन पास करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के संचालक मंडल फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करेंगे और कंपनी के पंजीयन के 30 दिनों के भीतर। इफ बोर्ड फेल टू अपॉइंट auditors within 30 days, shareholder appoint first auditor within 90 days at an extraordinary general meeting। अगर इन केस जो संचालक मंडल है वो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाता है, उस केस में क्या होगा, जो कंपनी के, तो वो क्या करेगा, कंपनी के सदस्य जो मेंबर्स होंगे उनको इन्फॉर्म कर देगा कि हम जिसके कंपनी के जो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। तो वो सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर सदस्यों की क्या असाधारण जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, क्योंकि साधारण जनरल मीटिंग तो टाइम पे ही बुलाई जा सकती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। असाधारण जनरल सामान्य सभा जो बुलाई जाएगी उसके अंदर उस अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी और उस जो अंकेक्षक फर्स्ट ऑडिटर जो नियुक्त किया जाएगा उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल कब तक रहेगा? जो प्रथम सामान्य सभा होगी, जो प्रथम साधारण सभा, वार्षिक सभा जिसको बोलते हैं, जो कि ईयर एंड के बाद में होती है, जो प्रथम वार्षिक साधारण सभा होगी उसके एंड तक, उसकी समाप्ति तक ही उसका कार्यकाल माना जाएगा। हो सकता है उसको रीअपॉइंट करते हैं, वो दूसरी सिचुएशन आएगी, लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो कब नियुक्त किया जाएगा? सरकारी कंपनी के अलावा अन्य अदर कंपनीज में कंपनी के पंजीयन के 30 दिनों के भीतर संचालक मंडल द्वारा
प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगर संचालक मंडल उस अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है, किसी भी केस में वो विफल हो जाता है, तो वो इसकी सूचना किसको देगा? कंपनी के सदस्यों को देगा और फिर कंपनी के सदस्यों की असाधारण जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और विद इन 90 डेज वो सूचना मिली, उसके 90 दिनों के भीतर वो क्या करेंगे? असाधारण जनरल मीटिंग में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। और प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल क्या रहेगा? उसकी अपॉइंटमेंट से लेकर जो फर्स्ट वार्षिक साधारण सभा होगी, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी, उसकी समाप्ति तक ही उसका कार्यकाल माना जाएगा। उसके बाद में क्या सिचुएशन रहती है वो बात की बातें हैं। अब बात आती है, ये तो हमने एनी अदर कंपनी की बात कर ली। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है, सरकारी कंपनी के केस में क्या होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट कंपनी या ऐसी कोई कंपनी जिसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, स्वामित्व हो। इसका फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें कंट्रोल या स्वामित्व ओन्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। तो ऐसी कंपनी सारी सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में इंक्लूड की जाती है। या तो फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर उसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर हो या गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल हो। ओन्ड और कंट्रोल, ओन्ड भी हो सकती है, कंट्रोल्ड भी हो सकता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी। फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन्ड कंट्रोल हो सकती है, फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन्ड कंट्रोल हो सकती है, पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट और एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन्ड एंड कंट्रोल हो सकती है। वो सारी कंपनियां कहलाती हैं सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के जो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति के जो प्रोविजन दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट के जो प्रोविजन है, वो दिए गए हैं सेक्शन 139 के सब सेक्शन 7 में। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपॉइंटमेंट के जो भी प्रोविजन है वो दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 में। गवर्नमेंट कंपनी केस में देखते हैं कि इन गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट बाय द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विथिन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सरकारी कंपनी के केस में कंपनी के पंजीयन के से 60 दिनों के भीतर उसके प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? CAG करेगा, भारतीय महालेखा नियंत्रक करेगा। ठीक है, उसमें तो क्या था, विथिन 30 डेज करना पड़ रहा था। गवर्नमेंट कंपनी के अलावा दूसरी कंपनीज थी और 30 डेज में भी कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें टाइम ज़्यादा दिया गया है, उसके पंजीयन से 60 दिनों के अंदर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा भारतीय महालेखा नियंत्रक। If CAG fails to appoint first auditor, then board shall appoint the auditor within 30 days. मान लो कि अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उस फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाता, उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता, 60 दिन का टाइम दे दिया गया, उस 60 दिनों में भी वो नहीं कर पाता है, तो वो इसकी सूचना दे देगा। तो उसकी सूचना प्राप्त होने के फिर आगे उनको मिलेंगे 30 दिन। 30 दिन में संचालक मंडल जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करेंगे। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उस फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। तो यदि महालेखा नियंत्रक द्वारा ऐसे फर्स्ट ऑडिटर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है उपरोक्त अवधि में, जो 60 दिन की उसकी अवधि दी गई थी, उसमें अगर वो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करने में फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? बोर्ड जो संचालक मंडल द्वारा ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी और उनको कितना टाइम मिलेगा? 30 दिन का। तो अगले 30 दिनों के भीतर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट आता है, अगर बोर्ड भी फेल हो जाए, ना तो CAG कर पाया, फिर 30 दिन का टाइम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी 30 दिनों में नहीं कर पाया, उस केस में क्या होगा? देन इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट ऑडिटर्स विथिन 30 डेज, देन शेयर होल्डर्स अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विथिन 60 डेज एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गया फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो फिर क्या करेगा? संचालक मंडल सूचित कर देगा कंपनी के जो भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको कह देगा कि मैं भी फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाया, अब आप देखिए। तो सदस्यों की क्या होगी कि सदस्य क्या विथिन 60 डेज, सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर असाधारण जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। फिर टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, ये प्रोविजन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो क्या होगा, सरकारी कंपनी केस में देखा हमने, उसके पंजीयन के 60 दिनों के भीतर सीएजी, भारतीय महालेखा नियंत्रक है, वो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करेगा। अगर सीएजी नहीं कर पाता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिन का टाइम मिलेगा सूचना मिलने का। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिनों में बोर्ड डायरेक्टर भी नहीं कर पाता है तो फिर सदस्यों को सूचित कर देंगे। वो सदस्य क्या करेंगे, विद इन 60 डेज, सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करेंगे। अब वही बात कि फर्स्ट ऑडिटर का कार्यकाल कब तक, टेन्योर उसका कब तक रहेगा, उसके अपॉइंटमेंट की डेट से लेके जब उसकी प्रथम वार्षिक साधारण सभा होगी उसकी समाप्ति तक ही उसका टेन्योर होगा। उसके बाद में दूसरा भी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, इसी को रीअपॉइंट किया जा सकता है, वो सिचुएशन दूसरी होंगी। ये तो बात हो गई फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर की हमने देख ली दोनों केस में कि अगर गवर्नमेंट कंपनी होती है तो उसकी नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अन्य अदर कंपनी होगी तो उस केस में क्या रोल है, कौन करेगा, और ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर की बात हमने कर ली, अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं तो वो कौन अपॉइंट करता है और कितना उसका टेन्योर रहेगा। सब तो देखते हैं कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर टू बी अपॉइंट एट कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। हमने देखा था कि फर्स्ट ऑडिटर का जो कार्यकाल होता है, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर होता है उसकी अपॉइंटमेंट से लेकर जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसकी समाप्ति तक। तो इस ऑब्वियसली हमें अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा वो अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट जो एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें उसको अपॉइंट करा जाएगा। और शेल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और उसका टेन्योर क्या रहेगा, जब उस फर्स्ट एजीएम में जब उसका अपॉइंटमेंट किया गया है उससे उसका टेन्योर काउंट किया जाएगा और कब तक रहेगा, जो 6th एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसकी समाप्ति तक रहेगा। मतलब वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होंगे उनकी नियुक्ति प्रथम वार्षिक सभा में प्रथम वार्षिक सभा के में की जाएगी और उसका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा छठी वार्षिक सभा के अंत तक उसका कार्यकाल रहेगा, उसका टेन्योर रहेगा। उसके बाद में उससे आगे डिसीजन लिया जाएगा। मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है। अब आपने देखा था कि ऑडिटर के रूप में हम एक इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकते हैं और साथ ही एक फर्म को भी, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसका इंडिविजुअल का कार्यकाल कितना रहेगा, मैक्सिमम 5 साल का ही हो सकता है। उसके बाद में उसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो नॉट मोर देन 1 टर्म, एक टर्म की बात होगी। एक टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। तो एक टर्म से ज़्यादा उसी व्यक्ति को दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फॉर इंडिविजुअल के लिए तो 5 साल है, और नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच और फॉर ऑडिट फर्म। अगर फर्म को अपॉइंट किया गया ऑडिटर के रूप में तो उसको 2 टर्म तक लगातार उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। मतलब 10 साल के लिए एक फर्म एक कंपनी के ऑडिटर के रूप में काम कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हाउएवर अपॉइंटमेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय मेंबर एट एवरी एजीएम। तो जो हर बार जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें मेंबर्स के द्वारा वापस उसको रेटिफाइड किया जाएगा, वापस उसको अप्रूव किया जाएगा, समर्थन उसको दिया जाएगा, उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट माना जाएगा। प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। जब भी ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी तो जो ऑडिटर को, जिसको आप ऑडिटर बनाने वाले हो, उसकी प्रायर कंसेंट ली जाएगी कि आप ऑडिटर बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। वो अगर कंसेंट दे देता है उसके बाद ही उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फिर आता है सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर दैट अपॉइंटमेंट इज विथ इन द टर्म अलाउड एंड विथ इन लिमिट एंड ही सर्टिस्फाइड द एलिजिबिलिटी कंडीशन सेक्शन 141। सेक्शन 141 में जो उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, जो उसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो इसके संदर्भ में ऑडिटर से क्या एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र में क्या होगा, उसमें ये लिखा होगा कि उसकी जो नियुक्ति की जा रही है वो निर्धारित शर्तों के अकॉर्डिंग की जा रही है, नहीं की जा रही है। और उसमें यह भी शर्त होगी कि वे कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसकी धारा 141 में जो निहित जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसमें खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। ये कौन सर्टिफिकेट कौन देगा, ऑडिटर खुद देगा। ऑडिटर बोलेगा मैं जो भी आपकी शर्तें हैं उन सबको पूरी कर रहा हूँ, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 141 में उन सबको मैं पूरा कर रहा हूँ और मैं ऑडिटर बनने के लिए बिल्कुल खरा उतरता हूँ इन कसौटीज पे। कंपनी टू इंटीमेट ऑडिटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, उस ऑडिटर को इंटीमेट करेगी कि आपको हमारी कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी टू फाइल नोटिस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट विथ आरओसी विथ इन 15 days ऑफ द
मीटिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, उसके अपॉइंटमेंट के 15 दिन जो मीटिंग हुई थी जिसमें उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, उस मीटिंग से 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इसकी सूचना भेजेगी, नोटिस भेजेगी कि हमने इस आदमी को या इस फर्म को ऑडिटर के रूप में नियुक्त कर लिया है। रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट company if any to be considered for every auditor appointment including casual वैकेंसी। जो ऑडिट कमेटी होती है कुछ किसी कंपनीज में, तो ऑडिट कमेटी को रिकमेंडेशन देती है, तो उसको एवरी ऑडिटर, हर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के टाइम उस रिकमेंडेशन को भी कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी ही क्यों ना हो। तो हमने देखा कि जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, वो किया जाएगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, क्योंकि उस फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर वहाँ खत्म हो रहा है, और वो टेन्योर कहाँ कब तक रहेगा, जो सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग आएगी उसकी समाप्ति तक उसका टेन्योर चलेगा। और एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में 5 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। अगर फर्म की बात करें तो फर्म को अंकेक्षक के रूप में निरंतर 5 वर्षों की 2 अवधियों के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। तो 5 वर्षों की अवधि के बाद उसको पुनः नियुक्ति के लिए वो योग्य नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और फर्म 10 साल की अवधि के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और जब अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसकी नियुक्ति संबंधी जो ऑडिटर होगा उससे उसकी कंसेंट ली जाएगी, वो नियुक्त होना चाहता है नहीं होना चाहता। और साथ ही उससे प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी कंडीशंस है, उन सबको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, उसको सूचना दे दी जाएगी कि आप नियुक्त किए जा चुके हो ऑडिटर के रूप में। साथ ही जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको भी 15 दिनों के भीतर सूचना भेजनी पड़ती है, नोटिस भेजना पड़ता है कि हमने इस व्यक्ति को एज ए ऑडिटर नियुक्त किया है। तो ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अदर कोई कंपनी जो होती है, तो उस केस में जो ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जाएगी। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा और कब की जाएगी। तो इसमें आता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सरकारी कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो आने वाले ऑडिटर जो होंगे, वो नियुक्त किए जाएंगे भारतीय महालेखा नियंत्रक के द्वारा। महालेखा नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाएंगे। और कब किए जाएंगे, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग से 180 दिनों के भीतर वो क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। विद इन 180 डेज वो करेंगे। फिर 180 डेज के बाद में जब भी एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, उस एनुअल जनरल मीटिंग की समाप्ति तक, उसके कंक्लूजन तक उस ऑडिटर का टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा। उस एनुअल जनरल मीटिंग की समाप्ति के साथ ही उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। हो सकता है उसमें उसको वापस रीअपॉइंट कर दिया जाए। तो देख, गवर्नमेंट कंपनी केस में क्या होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात आती है तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से 180 डेज जब होंगे, तो 180 दिनों के भीतर भारतीय महालेखा परीक्षक के द्वारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और उस ऑडिटर का टेन्योर होगा, जो आने वाली जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसकी समाप्ति तक उसका टेन्योर माना जाएगा। हो सकता है बाद में उसको रीअपॉइंट किया जाए या नहीं किया जाए, उसके ऊपर उस एनुअल जनरल मीटिंग में विचार कर लिया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा और कब अपॉइंट किया जाता है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है और कौन अपॉइंट करता है, साथ ही उनका टेन्योर क्या रहेगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैजुअल वैकेंसी जो होती है, आकस्मिक रिक्तता जो होती है, उस केस में अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, रिमूवल किस तरीके से किया जाएगा, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।